नमस्कार साथियों, कोशिका का हमारा टॉपिक चल रहा है और कोशिका में हम पिछली क्लास में माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम पढ़ चुके हैं। तो कोशिका संरचना में आगे आज हम सेंट्रोसोम, गोल्गी काई और हरित लवक पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों अंत तक बने रहें और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो आइए समझते हैं कोशिका संरचना में आगे के कोशिकांगों को। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं सेंट्रोसोम के बारे में। सेंट्रोसोम क्या है इसको समझते हैं। सेंट्रोसोम को ही हिंदी में तारक काई कहते हैं। तारक काई याद रखिएगा, इसे ही हिंदी में तारक काई कहा जाता है। सेंट्रोसोम की खोज की बात करें तो इसकी खोज 1888 में टी बॉवेरी ने की थी। टी बॉवेरी ने, या पूरा नाम इनका थियोडर बॉवेरी, ठीक है। तो 1888 में इसकी खोज टी बॉवेरी के द्वारा की गई थी। आगे सेंट्रोसोम की आप संरचना देखोगे तो ये आपको कोशिका के अंदर, ये जो कोशिका है ये कोशिका का केंद्रक। तो कोशिका में आपको केंद्रक के समीप कुछ इस प्रकार से एक संरचना दिखाई देगी, तारेनुमा, ठीक है। इस प्रकार से तारेनुमा चमकीली संरचना केंद्रक के पास में कोशिका द्रव्य में दिखाई देती है। इसे ही हम सेंट्रोसोम कहते हैं। सेंट्रोसोम का स्ट्रक्चर अगर मैं कोशिका से बाहर निकाल कर बताऊं तो कुछ इस प्रकार से ये सेंट्रोसोम आपको देखने को मिलेगा। इस प्रकार से ये सेंट्रोसोम होता है। ये झिल्ली रहित रचना होती है। इसमें दो स्ट्रक्चर और अंदर दिखाई देंगे, ठीक है, इस प्रकार से। और इन दोनों से इस प्रकार से प्रकाश निकलता हुआ प्रतीत होगा। प्रकाश निकलता हुआ इस प्रकार से इससे प्रतीत होता है, ठीक है। तो ये जो सेंट्रोसोम है इसमें जो ये दो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं, इन दोनों को सेंट्रियोल कहा जाता है। याद रखिएगा, इन्हें सेंट्रियोल कहते हैं। सेंट्रियोल कहते हैं दोनों को, ठीक है। दो सेंट्रियोल इसके अंदर ये पाए जाते हैं। इसके बाद आप देखोगे कि यहां से इससे जो ये प्रकाश जो निकलता हुआ प्रतीत होता है, इन प्रकाशी किरणों को एस्ट्रल रे कहते हैं। एस्ट्रल रे इन्हें कहा जाता है, ठीक है। तो ये सेंट्रियोल से एस्ट्रल रे निकल रही है। फिर बाकी का जो शेष भाग होता है इस प्रकार से, ये इसमें लिक्विड भाग होता है इसका। इस लिक्विड वाले भाग को सेंट्रोस्फीयर कहते हैं। सेंट्रोस्फीयर याद रखिएगा, ये है सेंट्रोस्फीयर। बाकी जो सेंट्रियोल को छोड़कर बीच का जो पारदर्शी तरल पदार्थ इसमें भरा रहता है जिसे सेंट्रोस्फीयर कहते हैं। इसमें एक बात और याद रखिएगा, ये जो सेंट्रोसोम है इसके ऊपर झिल्ली नहीं पाई जाती है। यानी कि जो ये सेंट्रोसोम है ये झिल्ली रहित रचना है। झिल्ली रहित रचना है, ठीक है। झिल्ली नहीं पाई जाती है, झिल्ली रहित रचना है ये, ठीक है। इसके बाद में इस सेंट्रोसोम से और क्या क्या एग्जाम में प्रश्न आता है इन पर चर्चा करते हैं। तो ये जो सेंट्रोसोम है याद रखिएगा, ये सभी जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। सभी जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। सभी जंतु कोशिकाओं में ये पाया जाता है। सभी जंतु कोशिकाओं में यह पाया जाता है। किंतु जंतु कोशिका में एक अपवाद है, वो है तंत्रिका तंत्र। याद रखिएगा, तंत्रिका तंत्र की कोशिका में यह नहीं पाया जाता है। तंत्रिका तंत्र की कोशिका में नहीं पाया जाता है। नहीं पाया जाता है। यानी कि तंत्रिका तंत्र की कोशिका को छोड़कर शेष जितनी भी जंतु कोशिका है उसमें सेंट्रोसोम पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद में अगली एक और विशेषता इसकी याद रखिएगा, यह पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। याद रखिएगा, प्लांट सेल जितनी भी है इन प्लांट सेल में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। लेकिन कुछ पादप है अपवाद स्वरूप जिसमें सेंट्रोसोम आपको मिलेगा। कुछ पादप है जिसमें सेंट्रोसोम आपको मिलेगा। यह है, एक है इसमें कवक और दूसरा है शैवाल। तो कवक व शैवाल में सेंट्रोसोम पाया जाता है। तो इन दोनों को आप छोड़ दो, कवक और शैवाल को, तो बाकी जितने भी पादप कोशिका है उसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको इतनी जानकारी समझ में आ गई होगी। तो इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आगे इसके मैं कार्य बता रहा हूं।
चलिए, तो आगे सेंट्रोसोम के कार्य की यदि हम बात करें, सेंट्रोसोम का हम देखें कार्य, तो इसका जो मुख्य कार्य है, ये कोशिका विभाजन में मदद करता है। कोशिका विभाजन में मदद करता है। याद रखिएगा, इसका मुख्य कार्य यही है, कोशिका विभाजन में मदद करना। यानी कि जो सेल डिवीजन होता है, एक कोशिका से जब दो कोशिकाएं बनती है, तो एक से, जैसे ये कोई एक सेल है और यही सेल टूटकर जब दो नई सेल में परिवर्तित होती है, तो इस प्रकार का जो कोशिका विभाजन होता है, तो इस प्रकार के विभाजन में यह सेंट्रोसोम मदद करता है। ठीक है, याद रखिएगा, जब ये कोशिका का विभाजन होता है कुछ इस प्रकार से, ये जो कोशिका होती है और इस कोशिका का जो ये सेंट्रोसोम होता है, ये सेंट्रोसोम विभाजन के समय दो भाग में टूट जाता है। ये बीच से दो टुकड़े में इस प्रकार से ये टूट जाता है और टूटकर ये दोनों इसके जो सेंट्रियोल है, ये विपरीत ध्रुवों की ओर गति करने लगते हैं। ठीक है, इनके बीच में प्रतिकर्षण बल उत्पन्न हो जाता है, जिससे ये ऊपर वाला सेंट्रियोल ऊपर के ध्रुव पर गति करता है और ये नीचे वाला सेंट्रियोल नीचे के ध्रुव पर गति करने लगता है। तो इस प्रकार से आप देखोगे कि ये वाला सेंट्रियोल ये ऊपरी ध्रुव पर पहुंच जाता है और ये वाला सेंट्रियोल नीचे के ध्रुव पर पहुंच जाता है। तो इस आगे आप देखोगे इन दोनों सेंट्रियोल के बीच में कुछ इस प्रकार से तरकु धागे का निर्माण हो जाता है। दोनों सेंट्रियोल के बीच में इस प्रकार से ये तरकु धागे बन जाते हैं। ठीक है, स्पाइंडल फाइबर का निर्माण इनके बीच में हो जाता है और इसी स्पाइंडल फाइबर के मध्य में बीच सेंटर में गुणसूत्र आकर चिपक जाते हैं। ठीक है, गुणसूत्र आकर यहां पर मध्य में चिपक जाते हैं इन तरकु धागों से। तो इस प्रकार से ये क्या होगा, यहां से ये तरकु धागे आगे चलकर बीच से दो भाग में टूट जाएंगे विपरीत प्रतिकर्षण बल के कारण, और फिर आधे गुणसूत्र ऊपर और आधे गुणसूत्र नीचे की ओर चले जाएंगे। इस प्रकार से कोशिका दो भाग में डिवाइड हो जाती है। तो कैसे होती है, इसकी पूरी डिटेल में सेल डिवीजन के टॉपिक में मैं बताऊंगा आपको। मैं अभी केवल इतना बता रहा हूं कि इस प्रकार से जो कोशिका का ये विभाजन होता है, इस विभाजन में ये सेंट्रोसोम मदद करता है। यानी कि यही सेंट्रोसोम टूटकर दोनों ध्रुव पर पहुंच जाता है और इनके बीच में तरकु धागे का निर्माण हो जाता है, जिससे कोशिका आसानी से दो भाग में विभाजित हो जाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा, कोशिका विभाजन में सेंट्रोसोम मदद करता है। अब मैंने आपको एक बात और बताई थी कि जो ये तंत्रिका कोशिका है, तंत्रिका कोशिका में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। अब तंत्रिका कोशिका में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, इसका मतलब तंत्रिका कोशिका का विभाजन नहीं होता है। याद रखिएगा, तंत्रिका कोशिका का विभाजन नहीं होता है। तंत्रिका तंत्र जो जिन कोशिका से बना होता है उनमें कोशिका विभाजन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। याद रखिएगा, सेंट्रोसोम नहीं होने के कारण तंत्रिका तंत्र की कोशिका विभाजित नहीं होती है। ठीक है, तो ये इतनी सामान्य जानकारी मैंने आपको सेंट्रोसोम के बारे में बताई है। इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद मैं आपको अगला कोशिकांग बता रहा हूं, गोल्जी काई के बारे में। चलिए, तो आगे हम बात करते हैं गोल्जी काई की, गोल्जी अपर्चर की। गोल्जी काई, ये जो गोल्जी काई है, इस गोल्जी काई की खोज की बात करें तो इसकी खोज 1897 में कैमिलो गोल्जी ने की थी। कैमिलो गोल्जी ने इसकी खोज की थी। कब की थी? याद रखिएगा, 1897 में इसकी खोज की गई थी। और इन्होंने जो इसे खोजा था, यह खोजा था उल्लू की तंत्रिका तंत्र की कोशिका में। उल्लू के अंदर एक कोशिका पाई जाती, तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। तो इस तंत्रिका तंत्र में इसकी खोज की गई थी। किसकी? गोल्जी अपर्चर की। ठीक है, किसके द्वारा? कैमिलो गोल्जी के द्वारा। कब की गई थी? 1897 में इसकी खोज की गई थी। इसकी संरचना आप देखोगे तो कुछ इस प्रकार से ये गोल्जी अपर्चर आपको देखने को मिलेगा। इसमें कुछ इस प्रकार से ये नली जैसी ये छड़नुमा रचना आपको दिखाई देगी। ऐसी छड़नुमा रचना इसमें गोल्जी अपर्चर में दिखाई देती है। ठीक है, इनको सिस्टर्नी कहा जाता है। इसकी संरचना में इसके तीन मुख्य भाग होते हैं। ये जो बीच में जो ये छड़नुमा संरचना है, इसे सिस्टर्नी कहा जाता है। याद रखिएगा, ये सिस्टर्नी होता है। और इस प्रकार से इसमें कुछ नली का जैसी रचना इसमें आपको देखने को मिलेगी। कुछ नली जैसी रचनाएं इसमें आपको देखने को मिलेगी। तो इनको ट्यूबल्स कहा जाता है। ठीक है, इसके तीन भाग होते हैं।
एक तो ये जो छड़ जैसी रचना आपको दिखाई दे रही है, इन्हें सिस्टर्नी कहा जाता है, सिस्टर्नी कहा जाता है। और इसमें जो नली जैसी रचना परिधि पर आपको दिखाई देगी, इनको नलिकाएं या ट्यूबल्स इनको कहा जाता है, नलिकाएं होती है। और नीचे आपको कुंडली जैसी रचना आपको नीचे दिखाई देगी, इसके ये इस प्रकार से ये कुंडलित संरचना दिखाई देगी, इनको पुटिकाएं कहते हैं, पुटिकाएं या वेसिकल्स। ठीक है, तो ये तीन भागों से मिलकर ये गोल्जिकाय बना होता है, सिस्टर्नी, नलिकाएं और पुटिकाएं। इसका जो ऊपरी हिस्सा होता है, ये ऊपर से कुछ इस प्रकार से आपको ये अवतल दिखाई देगा, अवतल दिखाई देगा। इस अवतल भाग को ट्रांस कहा जाता है, अवतल भाग को ट्रांस। और नीचे से ये कैसा होता है, उत्तल होता है, नीचे से ये उत्तल होता है जिसे सिस कहा जाता है। ठीक है, तो ऊपर से अवतल और नीचे से कैसा रहता है, ये उत्तल होता है जिसे सिस कहा जाता है। तो इस प्रकार से कुछ आपको स्ट्रक्चर नलिका युक्त आपको कोशिका द्रव्य में देखने को मिलेगा। तो ये होता है गोल्जी अपर्चर। अब इसमें क्या क्या एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, इस पर थोड़ा सा हम चर्चा करें। तो ये जो गोल्जिकाय होती है, ये गोल्जिकाय प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में यह नहीं पाया जाता है। केवल ये कहां पाया जाता है, तो याद रखिएगा यूकैरियोटिक कोशिका में यह पाया जाता है। केवल ये कहां पाया जाता है, यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में भी कुछ अपवाद है जिसमें यह नहीं मिलेगा आपको, जैसे कि मानव की जो आरबीसी होती है, मानव नहीं, जितने भी स्तनधारी जीव है, स्तनधारी जीवों की आरबीसी में यह गोल्जी अपर्चर नहीं पाया जाता है। इसके अलावा आप देखोगे जो प्लांट होते हैं, पादप होते हैं, पेड़ पौधे, इनमें चलनी नलिकाएं पाई जाती है, प्लांट में चलनी नलिकाएं होती है। और जो ये चलनी नलिकाएं जो होती है, इनमें इसमें भी ये गोल्जी अपर्चर नहीं पाया जाता है। इसके अलावा आप देखोगे प्लांट में जो ब्रायोफाइटस होते हैं, ब्रायोफाइटस और एक होते हैं इसमें टेरिडोफाइटस, टेरिडोफाइटस। तो ब्रायोफाइटस और टेरिडोफाइटस जो प्लांट है, इन दोनों प्लांट में ये ब्रायोफाइटस और टेरिडोफाइटस जो प्लांट है, इनमें जो जाइगोट पाया जाता है, युग्मक, जिसको हम बोलते हैं युग्मक या जाइगोट, तो इन दोनों प्रकार के प्लांटों के युग्मक में भी ये गोल्जी अपर्चर नहीं पाया जाता। याद रखिएगा, ब्रायोफाइटस और टेरिडोफाइटस के अंतर्गत जो पेड़ पौधे आते हैं, उनमें जो युग्मक पाया जाता है, उन पेड़ पौधे के युग्मक में ये गोल्जिकाय नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो इतनी जानकारी आपको याद रखना है कि ये किसमें पाया जाता है और किसमें नहीं पाया जाता है। इसके अलावा आप देखोगे कि जो सभी पेड़ पौधे में, याद रखिएगा, इनको छोड़कर, ये दो चीजों को छोड़कर बाकी जितने भी प्लांट है उसमें ये गोल्जिकाय आपको देखने को मिलेगा। और पादप में इसे डिक्टियोसोम कहा जाता है, डिक्टियोसोम कहा जाता है। तो ये इतनी सामान्य जनरली जानकारी मैंने आपको गोल्जिकाय की बताई, तो इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद मैं आपको गोल्जिकाय के कार्य बता रहा हूं। चलिए, तो गोल्जिकाय के कार्य देखें हम, इस गोल्जी अपर्चर के क्या क्या मुख्य कार्य कोशिका के अंदर होते हैं। कार्य की हम बात करें गोल्जिकाय के, तो ये जो गोल्जिकाय है, ये पदार्थों को कोशिका के बाहर भीतर लाने ले जाने का कार्य करता है। याद रखिएगा, जो कोशिका में जो पदार्थ पाए जाते हैं, इन पदार्थों को कोशिका से बाहर लाता है और बाहर के पदार्थों को कोशिका के भीतर ले जाने का काम करता है कौन, गोल्जिकाय। इसीलिए इस गोल्जिकाय को याद रखिएगा यातायात प्रबंधक कहा जाता है, यातायात प्रबंधक कहा जाता है। यह भी एग्जाम में कई बार प्रश्न आ चुका है कि कोशिका में यातायात प्रबंधक किसे कहा जाता है, तो गोल्जिकाय को कहा जाता है, क्योंकि ये पदार्थों को कोशिका के बाहर भीतर लाने ले जाने का काम करता है। तो जो गोल्जिकाय है, ये पदार्थों को यहां से उत्तल वाले भाग से, ये पुटिकाओं से पदार्थों को ग्रहण करता है, और जो ट्रांस वाला जो हिस्सा है, अवतल हिस्सा, यहां से पदार्थों को ये बाहर छोड़ देता है। ठीक है, यहां से ये पदार्थों को ग्रहण करता है इस सिस भाग से, और ट्रांस भाग से पदार्थों को बाहर की ओर प्रेषित कर देता है। तो इस प्रकार ये पदार्थों को कोशिका के बाहर भीतर लाने ले जाने का काम करता है। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, यातायात प्रबंधक कहते हैं। इसके अलावा ये संग्राहक का काम करता है। संग्राहक मतलब पदार्थों को ये बाहर भीतर जब लाता है, तो इन पदार्थों को पैकेट के रूप में अपने अंदर स्टोर करके रखता है। ठीक है, तो हम यूं भी कह सकते हैं कि ये जो गोल्जिकाय है, ये पैकेजिंग का कार्य करता है या संग्राहक का कार्य ये करता है, संग्राहक का ये कार्य
करता है। ठीक है, इसके अलावा गोल्जी इकाई के और क्या कार्य होते हैं, तो गोल्जी बॉडी से ही लाइसोसोम का निर्माण होता है। याद रखिएगा, जो लाइसोसोम है, लाइसोसोम का निर्माण भी किससे होता है, इसी गोल्जी इकाई से होता है। ठीक है, गोल्जी बॉडी का निर्माण भी है, सॉरी, गोल्जी बॉडी से ही लाइसोसोम का निर्माण होता है। इसके अलावा जो शुक्राणु होते हैं, शुक्राणु जिनको हम स्पर्म भी कहते हैं, तो शुक्राणु में शुक्राणु के सिरे पर याद रखिएगा एक्रोसोम पाया जाता है। एक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा एक्रोसोम। तो शुक्राणु का जो एक्रोसोम होता है, इस एक्रोसोम का निर्माण भी इसी गोल्जी इकाई से होता है। याद रखिएगा, शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण भी गोल्जी इकाई के द्वारा ही होता है। इसके अलावा आप देखोगे जो अंडे होते हैं, अंडाणु या अंडे में एक झिल्ली पाई जाती है, पीतक झिल्ली, पीतक झिल्ली या इसी को योक मेम्ब्रेन कहा जाता है। ठीक है, तो इस पीतक झिल्ली या योक मेम्ब्रेन का निर्माण भी इसी गोल्जी इकाई के द्वारा होता है। इसी गोल्जी इकाई के द्वारा अंडे की पीतक झिल्ली का निर्माण भी होता है। ठीक है, इसके अलावा इसका काम क्या होता है, तो ये कोशिका के अंदर, याद रखिएगा, जो कोशिका होती है, इस कोशिका के ऊपर जो झिल्ली पाई जाती है, इस झिल्ली में सेलिक एसिड का निर्माण करता है। याद रखिएगा, कोशिका झिल्ली में यह सेलिक एसिड का निर्माण करता है, सेलिक एसिड का निर्माण करता है। ठीक है, सेलिक एसिड का निर्माण करता है, कहां करता है, ये कोशिका झिल्ली में। जो कोशिका की जो झिल्ली होती है, इस झिल्ली में, कोशिका झिल्ली में, कोशिका झिल्ली में ये सेलिक एसिड का निर्माण करता है। इसके अलावा इसके और कार्य आप देखोगे तो ये कोशिका में हेमी सेल्यूलोज का निर्माण करता है, हेमी सेल्यूलोज का निर्माण करता है, और यह कोशिका में सेकेराइड का, पॉलीसेकेराइड का निर्माण करता है, पॉलीसेकेराइड का निर्माण करता है। ठीक है, तो हेमीसेल्यूलोज और पॉलीसेकेराइड का निर्माण भी इसी के द्वारा किया जाता है, गोल्जी इकाई के द्वारा। तो ये इसके मैंने कुछ मुख्य कार्य बताए थे। क्या क्या याद रखना है, ये पदार्थों को कोशिका के बाहर भीतर लाने ले जाने का काम करता है, इसलिए इसे यातायात प्रबंधक कहते हैं। और ये पदार्थों को अपने अंदर पैकेट के रूप में स्टोर करके रखता है, इसीलिए इसे हम कह सकते हैं कि ये पैकेजिंग का कार्य या संग्राहक का कार्य करता है। ठीक है, इसके अलावा ये लाइसोसोम का निर्माण करता है, और जो शुक्राणु का जो टिप सिरा होता है उस पर एक्रोसोम बनाता है, और अंडाणु जो होते हैं, अंडे होते हैं, उस पर योक मेम्ब्रेन यानी पीतक झिल्ली का निर्माण करता है। इसके अलावा कोशिका झिल्ली में यह सेलिक एसिड का निर्माण करता है, और कोशिका में यह हेमीसेल्यूलोज और पॉलीसेकेराइड का निर्माण करता है। तो ये इतने मैंने आपको गोल्जी इकाई के मुख्य कार्य बताए। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गए होंगे। तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे मैं फिर बता रहा हूं अगला कोशिकांग लवक के बारे में, प्लास्टिड के बारे में। चलिए, तो आगे हम बात करते हैं लवक की। लवक, या इसे ही हम कहते हैं प्लास्टिड, प्लास्टिड। तो लवक या प्लास्टिड की हम बात करें, सबसे पहले इसके खोज की, तो इसकी खोज 1865 में हेकेल नामक वैज्ञानिक ने की थी। याद रखिएगा, एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है हेकेल। हेकेल ने इसकी खोज की थी, लेकिन इसका जो नामकरण है, नामकरण की यदि हम बात करें तो इसका नामकरण, जो लवक या प्लास्टिड जो नाम है, यह नाम दिया था सिम्पर ने। इसका नामकरण सिम्पर ने किया था, और खोज हेकेल ने की थी 1865 में। ये जो लवक है, इसकी कुछ सामान्य जानकारी मैं आपको बताऊं तो ये लवक पादप कोशिका में पाए जाते हैं। जितने भी प्लांट है, इन प्लांट की कोशिका में ये लवक पाए जाते हैं। जंतु कोशिका में ये लवक नहीं मिलेगा, हमारी कोशिका में ये लवक नहीं मिलेगा। ये किसमें मिलेगा, पेड़ पौधे की कोशिका में ये लवक पाया जाता है। लेकिन प्लांट में भी कुछ अपवाद है जिसमें ये लवक आपको नहीं मिलेगा। ये कौन कौन से अपवाद है, तो याद रखिएगा, एक होता है इसमें कवक और जीवाणु। इसके बाद में एक होता है नीली हरी शैवाल। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे प्लांट है जिनमें आपको लवक देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो जीवाणु, कवक और नील हरी शैवाल में लवक नहीं पाया जाता है। ठीक है, और इसके अलावा आप देखोगे कुछ प्रोटोजोआ होते हैं। प्रोटोजोआ के अंतर्गत जो जीव आते हैं, प्रोटोजोआ, या इन्हीं को हम एक कोशिकीय जीव कहते हैं। ठीक है, तो इनमें भी लवक पाया जाता है। ठीक है,
तो प्रोटोजोआ के अंतर्गत जो एक कोशिकीय जीव आते हैं उनमें भी लवक पाया जाता है, लेकिन कवक, जीवाणु, नीलहरी शैवाल में लवक नहीं मिलेगा और सभी पादप कोशिका में लवक पाया जाता है। तो ये इतने सामान्य जानकारी आपको पता होनी चाहिए। आगे हम बात करें लवक के प्रकार की, तो लवक का अगर आप प्रकार देखोगे तो ये 3 प्रकार का लवक होता है। 3 प्रकार के लवक आपको देखने को मिलेंगे। कौन कौन से 3 प्रकार होते हैं? वर्णी लवक, या इसे हम क्रोमोप्लास्ट कहते हैं, क्रोमोप्लास्ट इसे हम कहते हैं। और तीसरा प्रकार आप देखोगे तो तीसरा जो प्रकार होता है इसका वो होता है हरित लवक, हरित लवक, ठीक है। इसी को हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट इसे हम कहते हैं। तो ये 3 प्रकार के लवक कोश प्लांट सेल के अंदर पाए जाते हैं। अवर्णी लवक यानी ल्यूकोप्लास्ट, वर्णी लवक क्रोमोप्लास्ट और हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट। ये 3 प्रकार के लवक प्लांट में देखने को आपको मिलेंगे। तो इन तीनों के बारे में हम डिटेल में जानेंगे, तीनों लवकों के बारे में। तो इतना आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम देखते हैं एक एक लवक को। चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं अवर्णी लवक के बारे में। सबसे पहले हम बात करें अवर्णी लवक की। अवर्णी लवक या इसे हम ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। अवर्णी लवक यानी कि इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है कि इसमें वर्ण नहीं पाया जाता है, यानी कि ये कैसा होता है? रंगहीन होता है। ये रंगहीन होता है, कलरलेस होता है। इसमें कोई भी कलर इसके अंदर नहीं पाया जाता है, रंगहीन होता है ये, ठीक है। और ये जो अवर्णी लवक है ये प्लांट की उन कोशिकाओं में पाया जाता है जहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता है। याद रखिएगा, ये पेड़ पौधे में कहां पाया जाता है? तो ये वहां पर पाया जाता है जहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता है। अब आप देखोगे पेड़ पौधे का कौन सा भाग है जहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता है? तो वो है पेड़ पौधे की जड़। याद रखिएगा, पेड़ पौधे की जो जड़ होती है, जड़ में आपको ये अवर्णी लवक देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे पेड़ पौधे के जो तने होते हैं, भूमिगत तने जो भूमि के अंदर होते हैं, जैसे मूंगफली हुआ, आलू हुआ, ठीक है, ये तने हैं जो भूमि के अंदर पाए जाते हैं, वहां पर भी सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता है, वहां पर भी ये अवर्णी लवक पाए जाते हैं, ठीक है। और ये जो अवर्णी लवक है इनका कार्य होता है भोज्य पदार्थों का संग्रहण करना। यानी कि आप देखोगे मिट्टियों से जमीन में जड़ के द्वारा ये भोज्य पदार्थ का संग्रहण करने का काम करते हैं। कौन? अवर्णी लवक। अवर्णी लवक भी 3 प्रकार के होते हैं। याद रखिएगा, ये भी अवर्णी लवक भी 3 प्रकार के होते हैं। इनके 3 प्रकार कौन कौन से हैं अवर्णी लवक के? तो इनके 3 प्रकार की हम बात करें तो इसका जो एक प्रकार पहला जो होता है यह है एमाइलोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट। और जो दूसरा प्रकार होता है वो होता है एलायोप्लास्ट, एलायोप्लास्ट, एलायोप्लास्ट। और जो तीसरा होता है इसका वो होता है प्रोटीनोप्लास्ट, प्रोटीनोप्लास्ट। तो याद रखिएगा अवर्णी लवक भी 3 प्रकार के होते हैं, एमाइलोप्लास्ट, एलायोप्लास्ट और प्रोटीनोप्लास्ट। तो ये जो एमाइलोप्लास्ट होते हैं, ये एमाइलोप्लास्ट पेड़ पौधे में स्टार्च का संग्रहण करते हैं। ये किसका संग्रहण करते हैं? तो याद रखिएगा ये स्टार्च का संग्रहण करते हैं, स्टार्च का ये संग्रहण करते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के लिए आप देखोगे आलू का कंद, ठीक है, आलू। तो आलू भूमि में पाया जाता है और आलू में स्टार्च पाया जाता है, तो आलू के अंदर स्टार्च का संग्रहण ये एमाइलोप्लास्ट के द्वारा होता है। दूसरा जो प्रकार है वो है एलायोप्लास्ट। तो ये जो एलायोप्लास्ट है, ये एलायोप्लास्ट की हम बात करें, इसको हिंदी में तेलाद लवक कहते हैं। याद रखिएगा, इसी को हिंदी में तेलाद लवक कहते हैं, तेलाद लवक कहते हैं। और इसको एमाइलोप्लास्ट को मंड लवक हिंदी में कहते हैं, मंड लवक कहते हैं इसको। और एलायोप्लास्ट को हिंदी में तेलाद लवक कहा जाता है, ठीक है। तो जो ये एलायोप्लास्ट है, ये एलायोप्लास्ट वसा का संग्रहण करता है। याद रखिएगा, ये वसा का संग्रहण करता है, वसा का संग्रहण करता है, ठीक है। और जो तीसरा है प्रोटीनोप्लास्ट, इसका हिंदी में भी नाम क्या होगा? प्रोटीन लवक। इसको हम क्या बोलेंगे? प्रोटीन लवक, ठीक है। प्रोटीन लवक, और नाम से ही आपको क्या लग रहा है ये किसका संग्रहण करता है? तो याद रखिएगा ये प्रोटीन का संग्रहण करता है, प्रोटीन का संग्रहण
करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 3 प्रकार के अवर्णी लवक होते हैं जिनमें कलर रंग नहीं पाया जाता है। तो कहां पाया जाता है, तो याद रखिएगा ये पेड़ पौधों की जड़ों में पाया जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा पेड़ पौधों की जड़ कैसी होती है, रंगहीन होती है, कलरलेस होती है। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के मैंने अवर्णी लवक आपको बताए, तो इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अगला लवक मैं आपको बता रहा हूं। चलिए, तो आगे हम बात करते हैं वर्णी लवक की। वर्णी लवक, वर्णी लवक या इसी को हम क्रोमोप्लास्ट कहते हैं, क्रोमोप्लास्ट। तो वर्णी लवक नाम से ही क्लियर है कि ये वर्ण युक्त होता है, यानी कि ये रंगीन होता है, कलरफुल होता है, रंगीन होता है। और इसका जो कार्य होता है, ये इसका कार्य होता है पेड़ पौधे को रंग प्रदान करना। तो कौन सा रंग प्रदान करता है, तो याद रखिएगा हरे रंग को छोड़कर, हरे रंग को छोड़कर शेष, हरे रंग को छोड़कर शेष जितने भी रंग पेड़ पौधे में पाए जाते हैं, शेष सारे रंगों को यह प्रदान करता है। यानी कि पेड़ पौधे में आपने देखा होगा फूल, हरे फूल में आपने अलग अलग कलर देखे होंगे, अलग अलग कलर के फूल आपने देखे होंगे। तो फूलों को जो रंग प्रदान करता है वो यही क्रोमोप्लास्ट करता है, यानी कि वर्णी लवक करता है। ठीक है, हरा रंग क्लोरोप्लास्ट प्रदान करता है, यानी जो हरित लवक होता है वो पेड़ पौधे को हरा रंग प्रदान करता है। बाकी जितने भी शेष रंग होते हैं हरे को छोड़कर वो कौन प्रदान करता है, तो ये वर्णी लवक प्रदान करता है। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो याद रखिएगा ये जो फूल होते हैं, फूल में जो दल पाए जाते हैं, अलग अलग रंग के फूलों के दल, और जो फलों की भित्तियां होती है, फलों की भित्तियां, फलों की भित्तियां, ये जो अलग अलग रंग की जो होती है, इनको रंग कौन प्रदान करता है, वर्णी लवक रंग प्रदान करता है। ठीक है, तो फूलों के दल और फलों की भित्तियों को अलग अलग रंग प्रदान करने का काम करता है वर्णी लवक। तो इसमें इतना ही जानकारी याद रखना है आपको, ज्यादा नहीं है, इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद मैं आपको बता रहा हूं हरित लवक के बारे में। चलिए, तो आगे हम बात करते हैं तीसरा प्रकार का लवक, वो है हरित लवक। हरित लवक, हरित लवक या इसी को हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट इसे हम कहते हैं। ठीक है, नाम से क्लियर हो रहा है, हरित लवक यानी कि ये हरा रंग प्रदान करता है। ठीक है, हरा रंग ये प्रदान करता है। याद रखिएगा ये प्लांट की पत्तियों में मुख्य रूप से पाया जाता है, प्लांट की पत्तियों में ये पाया जाता है, पाया जाता है। और इसका जो मुख्य कार्य होता है, इसका कार्य होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करना, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करना। ठीक है, तो जो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो इसी हरित लवक के द्वारा होती है। अब इसका हम स्ट्रक्चर देखें, इसकी संरचना देखें हरित लवक की, तो कुछ इस प्रकार से ये हरित लवक दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ रहता है। कुछ इस प्रकार से ये डबल मेम्ब्रेन से बाउंडेड होता है, दोहरी झिल्ली से ये घिरा हुआ रहता है। इसके ऊपर दोहरी झिल्ली पाई जाती है और इसके 2 भाग आपको देखने को मिलेंगे। एक भाग इसका कुछ इस प्रकार से होता है, कुछ इस प्रकार से आपको ये देखने को मिलेगा ये हरित लवक। ठीक है, इसमें आपको 2 भाग दिखाई देंगे। ये मैंने आपको कुछ इस प्रकार से ये रचना आपको दिखाई है। ठीक है, ये बनाई है, इसको ग्रेना कहा जाता है, इसे ग्रेना कहा जाता है, ग्रेना इसे कहते हैं, इसे ग्रेना कहते हैं। और ये बाकी का जो शेष खाली हिस्सा जो दिखाई दे रहा है इसे स्ट्रोमा कहते हैं, स्ट्रोमा इसे कहते हैं। ठीक है, तो एक होता है ग्रेना और दूसरा इसका भाग होता है स्ट्रोमा। 2 भाग से मिलकर ये हरित लवक बना होता है। अब जो ये ग्रेना वाला जो हिस्सा है, आपको ये इस प्रकार से, आपको ये जो ग्रेना वाला जो हिस्सा ये दिखाई दे रहा है इस प्रकार से, ये इसमें कई झिल्लियां होती है जिनको थाइलेकाइड कहते हैं। ठीक है, इसमें भी कई झिल्लियां पाई जाती है जिनको थाइलेकाइड कहते हैं। इस प्रकार से ये एक झिल्ली, फिर इसके ऊपर दूसरी झिल्ली, फिर तीसरी झिल्ली, फिर चौथी झिल्ली, फिर 5वीं, ऐसी कई झिल्लियां से मिलकर ये एक ग्रेना बना हुआ रहता है। ठीक है, तो इसमें अगर हम एक झिल्ली की बात करें तो ये एक अकेली झिल्ली जो होती है इसको हम थाइलेकोइड कहते हैं, थाइलेकोइड, थाइलेकोइड या थाइलेकोइड। ठीक है, इसे हम थाइलेकोइड कहते हैं, ये एक झिल्ली। तो ऐसे कई सारे थाइलेकोइड से मिलकर
ये इस प्रकार से ये एक ग्रेना बना होता है। या मैं आपको बताऊं कि जैसे आपने सिक्के देखे होंगे, सिक्के रहते हैं ना, एक एक दो दो पांच पांच के सिक्के, तो एक के ऊपर एक सिक्के अगर हम जमा दे, तो सिक्के के ऊपर हम अगर सिक्के को रखे एक के ऊपर एक, तो एक जो सिक्के की जो ढेरी निर्मित होती है, एक जो ढेर इस प्रकार से जो बन जाता है सिक्के को एक के ऊपर एक रखने से, तो उसी प्रकार से ये ग्रेना दिखाई देता है। तो उसमें जो एक सिक्का होता है यानी कि वो एक झिल्ली, ठीक है, तो जो एक सिक्का होता है उसे हम क्या कहते हैं, इसमें थाइलेकोइड कहते हैं, ठीक है। तो ये थाइलेकोइड होती है और इसी थाइलेकोइड में याद रखिएगा यहां पर छोटे छोटे इसमें आपको अणु देखने को मिलेंगे जिनको क्वांटासोम कहते हैं। याद रखिएगा इसी में क्वांटासोम के अणु पाए जाते हैं, कण पाए जाते हैं, और इन्हीं क्वांटासोम में क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल इसमें पाया जाता है, ठीक है, किसमें, क्वांटासोम के अंदर। यानी हम यूं कहें कि क्लोरोफिल इस थाइलेकोइड के अंदर पाया जाता है। तो थाइलेकोइड में क्लोरोफिल पाया जाता है और यही क्लोरोफिल क्या करता है, सूर्य के प्रकाश को अपने अंदर अवशोषित कर लेता है, ठीक है, अवशोषित करके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को संपन्न करता है। तो याद रखिएगा पेड़ पौधे में जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है इस हरित लवक में इस क्लोरोफिल की उपस्थिति में होती है। यही क्लोरोफिल क्या करता है, पेड़ पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को संपन्न करता है। और यहां पर एक प्रश्न और कई बार एग्जाम में आ चुका है कि क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। याद रखिएगा कौन सी धातु पाई जाती है, तो याद रखिएगा मैग्नीशियम धातु क्लोरोफिल में पाई जाती है, ठीक है। तो ये इतना, ये जो इन सबसे मिलकर ये एक ग्रेना बना होता है। तो ये एक ग्रेना, फिर ये दूसरा ग्रेना, फिर तीसरा ग्रेना, ये चौथा, ये सारे ग्रेना आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। याद रखिएगा ये सारे ग्रेना आपस में एक दूसरे से एक झिल्ली के द्वारा जुड़े रहते हैं। इन झिल्ली को स्ट्रोमा लेमिली कहते हैं, स्ट्रोमा लेमिली इसे हम कहते हैं। तो स्ट्रोमा लेमिली के द्वारा ये प्रत्येक ग्रेना आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा इसका स्ट्रक्चर। हरित लवक दो भाग से मिलकर बना है, एक ग्रेना और दूसरा क्या है इसमें स्ट्रोमा। ये जो ग्रेना है, ठीक है, ये ऐसे ये ग्रेना मैंने आपको बना कर बताया यहां पर। और जो ये ग्रेना है, प्रत्येक ग्रेना कई झिल्लियों से बने होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, थाइलेकोइड। और थाइलेकोइड के अंदर क्वांटासोम के कण पाए जाते हैं। इन्हीं क्वांटासोम में क्लोरोफिल के अणु पाए जाते हैं और यही क्लोरोफिल के अणु क्या करते हैं, प्रकाश को अवशोषित करके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को संपन्न करते हैं। और इन क्लोरोफिल में एक धातु पाई जाती है जिसे हम कहते हैं क्या, मैग्नीशियम धातु। तो ये प्रश्न एग्जाम में कई बार आ चुका है, मैग्नीशियम धातु, क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है, तो याद रखिएगा मैग्नीशियम धातु। और इसके अलावा इसमें याद रखना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहां पर होती है, तो ऑप्शन में आपको देखने को मिलता है थाइलेकोइड, ठीक है, थाइलेकोइड में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। तो उम्मीद है कि आपको ये इसका स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। तो यहां पर आपको हरित लवक से संबंधित क्या क्या प्रश्न याद रखना है, इसमें सबसे पहली बात आपको याद रखना है कि जो ये हरित लवक है, ये हरित लवक की संख्या अगर आप देखोगे तो एक कोशिका में, अगर पादपों की एक सेल में आप देखोगे इनकी संख्या कितनी होती है, तो 20 से 40 इनकी संख्या होती है। याद रखिएगा कितनी होती है इनकी संख्या, एक कोशिका में 20 से 40 हरित लवक ऐसे पाए जाते हैं एक कोशिका के अंदर प्लांट की। अब जो ये कोशिका में 20 से 40 हरित लवक पाए जाते हैं, तो एक हरित लवक की अगर हम बात करें तो एक हरित लवक में ये जो ग्रेना है, ग्रेना की संख्या कितनी होती है, तो एक हरित लवक में, याद रखिएगा एक हरित लवक में 40 से 60 ग्रेना पाए जाते हैं। 40 से 60 ग्रेना एक हरित लवक के अंदर पाए जाते हैं। ये मैंने आपको इसमें कितनी 4 ग्रेना बनाकर बताया, तो ऐसे 40 से 60 ग्रेना एक हरित लवक के अंदर पाए जाते हैं। और प्रत्येक ग्रेना आपस में जुड़े रहते हैं किससे, स्ट्रोमा लेमिली के द्वारा, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि ये प्रत्येक जो ग्रेना है, प्रत्येक ग्रेना किससे मिलकर बने होते हैं, तो थाइलेकोइड से मिलकर बने होते हैं। तो याद रखिएगा प्रत्येक ग्रेना थाइलेकोइड से मिलकर बने होते हैं, थाइलेकोइड से मिलकर बने होते हैं, ठीक है, थाइलेकोइड से मिलकर बने होते हैं। कभी कभी एग्जाम में यह प्रश्न भी पूछा जाता है कि एक ग्रेना में कितने थाइलेकोइड की संख्या होती है, तो याद रखिएगा प्रत्येक ग्रेना में 10 से लेकर 100 झिल्लियां पाई जाती है, 10 से लेकर 100 झिल्लियां पाई जाती है, 100 झिल्लियां पाई जाती है। इन्हीं झिल्लियां को हम क्या कहते हैं, एक झिल्ली को हम थाइलेकोइड कहते हैं। तो 10 से लेकर 100 झिल्ली यानी कि 10 से लेकर 100 थाइलेकोइड एक ग्रेना में पाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद में आप देखोगे इन ग्रेना के अंदर क्या पाए जाते हैं, क्वांटासोम पाए जाते हैं। और
प्रत्येक क्वांटासोम में, याद रखिएगा, प्रत्येक क्वांटासोम में 230 से लेकर 250 क्लोरोफिल के अणु पाए जाते हैं, क्लोरोफिल के अणु पाए जाते हैं, क्लोरोफिल के अणु पाए जाते हैं। ठीक है, तो इतनी स्ट्रक्चर में ये इतनी सामान्य जानकारी याद रखना किसकी, इस हरित लवक की। तो इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद में आगे और क्या क्या पूछे जाते हैं वो भी बता रहा हूं। चलिए आगे हम बात करें और क्या क्या यहां से एग्जाम में प्रश्न आपके हरित लवक से बनेंगे। इसमें आप देखोगे जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहां पर होती है, तो याद रखिएगा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया यह होती है कहां पर, ग्रेना के थाइलेकोइड में, ग्रेना के थाइलेकोइड में यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ठीक है, थाइलेकोइड वाले भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। तो ये जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है इसे लाइट रिएक्शन भी कहा जाता है, याद रखिएगा, इसे ही लाइट रिएक्शन कहा जाता है, लाइट रिएक्शन या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया इसे कहा जाता है। इसके अलावा इस हरित लवक में एक और रिएक्शन होती है, डार्क रिएक्शन। याद रखिएगा, जो डार्क रिएक्शन होती है, डार्क रिएक्शन जो होती है ये कहां पर होती है, यह भी एग्जाम में प्रश्न होता है। देखो, लाइट रिएक्शन तो ये दिन के समय में होती है प्रकाश की उपस्थिति में, और कहां होती है, इस ग्रेना वाले भाग में, थाइलेकोइड में। लेकिन जो डार्क रिएक्शन होती है, ये डार्क रिएक्शन रात में होती है, जब प्रकाश नहीं होता है। तो रात में जो ये डार्क रिएक्शन होती है वो इस स्ट्रोमा, इस ग्रेना को आप छोड़ दो, बाकी का जो बीच का जो शेष भाग होता है उसको हम स्ट्रोमा कहते हैं। तो इस स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होती है। डार्क रिएक्शन कहां होती है, तो याद रखिएगा स्ट्रोमा वाले भाग में डार्क रिएक्शन होती है, जबकि लाइट रिएक्शन यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहां होती है, थाइलेकोइड यानी कि ग्रेना में होती है। ठीक है, इसके बाद में आगे आप देखोगे जो स्ट्रोमा वाला जो भाग है, इस स्ट्रोमा में ही प्रोटीन का संश्लेषण होता है। इस स्ट्रोमा में ही आप देखोगे तो प्रोटीन हुआ, वसा हुआ, मंड और कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होता है, कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होता है। ठीक है, यह भी प्रश्न एग्जाम में बनता है कि प्रोटीन, वसा, मंड और कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण हरित लवक के किस भाग में होता है, तो याद रखिएगा ये स्ट्रोमा में ये इनका संश्लेषण होता है। इसके बाद में एक और इसमें याद रखिएगा, ये जो हरित लवक होते हैं, मैंने आपको बताया कि एक कोशिका में कितने हरित लवक होते हैं, इनकी संख्या होती है 20 से 40। ठीक है, एक सेल में 20 से 40 हरित लवक होते हैं। तो सभी हरित लवक को सामूहिक रूप से प्लास्टिडोम कहते हैं। याद रखिएगा, जितने भी हरित लवक होते हैं एक कोशिका में, सभी हरित लवक को प्लास्टिडोम कहते हैं, प्लास्टिडोम कहते हैं। ठीक है, जितने भी हरित लवक पाए जाते हैं, ऐसे ये एक हरित लवक है, तो कोशिका में जितने भी हरित लवक होते हैं उन सभी को प्लास्टिडोम कहा जाता है, सभी को सामूहिक रूप से प्लास्टिडोम कहा जाता है। उम्मीद है कि आपको ये इतनी जानकारी समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसके बाद में एक और मैं विशेष जानकारी बता रहा हूं कि ये जो स्ट्रोमा वाला जो हिस्सा होता है, इस स्ट्रोमा में 70S प्रकार का राइबोसोम और गोलाकार डीएनए पाया जाता है, गोलाकार डीएनए पाया जाता है। याद रखिएगा, 70S प्रकार का राइबोसोम और गोलाकार डीएनए, ये जो शेष भाग ग्रेना को छोड़कर जो स्ट्रोमा वाला हिस्सा है यहां पर पाया जाता है। इसीलिए इस हरित लवक को कोशिका के भीतर कोशिका कहते हैं। हरित लवक को कोशिका के भीतर कोशिका प्रकार का कोशिकांग कहते हैं, कोशिकांग कहते हैं। ठीक है, तो कोशिका के भीतर कोशिका प्रकार का कोशिकांग किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा हरित लवक को। इससे पहले मैंने पिछली क्लास में एक और बताया था आपको, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में भी 70S प्रकार का राइबोसोम और गोलाकार डीएनए पाया जाता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को भी कोशिका के भीतर कोशिका प्रकार का कोशिकांग कहते हैं, और इस हरित लवक को भी कोशिका के भीतर कोशिका प्रकार का कोशिकांग कहते हैं। तो याद रखिएगा, दो सेल ऑर्गेनेल्स है जिन्हें कोशिका के भीतर कोशिकांग कहते हैं, एक है हरित लवक और एक है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो ये हरित लवक को कोशिका के भीतर कोशिका प्रकार का कोशिकांग कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें 70S प्रकार का और गोलाकार डीएनए पाया जाता है। 70S प्रकार का राइबोसोम और गोलाकार डीएनए, ये दोनों
चीजें आपको कहां मिलेगी, प्रोकैरियोटिक कोशिका में मिलेगी, इसीलिए ये हरित लवक प्रोकैरियोटिक कोशिका की तरह दिखाई देता है। ठीक है, इसीलिए इसकी तुलना प्रोकैरियोटिक सेल से की जाती है, यानी कि जो यूकैरियोटिक सेल है उसके अंदर ये प्रोकैरियोटिक कोशिका की तरह दिखाई देता है। उम्मीद है कि आपको ये इतनी जानकारी समझ में आ गई होगी, तो इतना आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आगे मैं आपको बताऊं इसमें इसका जो मुख्य कार्य है, हरित लवक का जो मुख्य कार्य है, मुख्य कार्य क्या है इसका, तो याद रखिएगा इसका मुख्य कार्य प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करना, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करना। तो ये जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है, तो ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरित लवक के द्वारा थाइलेकोइड में होती है। ठीक है, और इसमें जो हरे पेड़ पौधे होते हैं, ये हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये वातावरण से पानी को ग्रहण करते हैं और ये कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ये अपना भोजन बनाते हैं, यानी C6H12O6 अपना भोजन ये बनाते हैं और ऑक्सीजन को ये रिलीज करते हैं। तो इस प्रकार की जो ये रिएक्शन होती है इसे हम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या है, तो याद रखिएगा हरे पेड़ पौधे सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड और जल ग्रहण करते हैं और अपने लिए भोजन बनाते हैं और ऑक्सीजन को ये मुक्त करते हैं। तो इस प्रकार की जो क्रिया है उसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहा जाता है। तो ठीक है, ये काम होता है हरित लवक का, मुख्य कार्य पत्तियों में ये उपस्थित होता है और ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को संपन्न करता है। ठीक है, तो ये इसे लाइट रिएक्शन भी कहा जाता है। इसके अलावा ये डार्क रिएक्शन करता है, डार्क रिएक्शन भी करता है। ठीक है, जो ये डार्क रिएक्शन है ये अंधेरे में होती है। ठीक है, कब होती है, अंधेरे में होती है, याद रखिएगा ये रात के समय में होती है ये डार्क रिएक्शन। और इस डार्क रिएक्शन के फलस्वरूप पेड़ पौधे ऑक्सीजन ना छोड़कर ये क्या छोड़ते हैं, CO2 छोड़ते हैं। याद रखिएगा रात में जो डार्क रिएक्शन पेड़ पौधे में होती है उसके फलस्वरूप ये ऑक्सीजन ना छोड़कर ये क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इसीलिए आपने सुना होगा कि इसीलिए कहते हैं कि रात के समय पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि पेड़ रात्रि के समय ऑक्सीजन ना छोड़कर कार्बन डाइऑक्साइड ये छोड़ते हैं, जिससे हमारे चारों ओर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा हो जाती है और हमें ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो पाती है, यानी कि हमारा दम घुट सकता है। इसीलिए रात के समय पेड़ पौधे के नीचे सोने से मना किया जाता है। तो उम्मीद है कि आपको ये हरित लवक की इतनी विशेष जानकारी समझ में आ गई होगी। तो इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। मैंने आपको इस क्लास में क्या क्या बताया, आपको सेंट्रोसोम, गोल्जी काय और हरित लवक की विशेष जानकारी मैंने आपको यहाँ पर बताई है। तो आज की क्लास में मैं इतना ही आपको बता रहा हूँ, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा और आगे की जानकारी कोशिका की हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। साथियों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगली क्लास में।